मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता कुमारी बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में ऊष्मागतिकी की भौतिकी पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। उसमें जो आज का टॉपिक है वो है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। सबसे पहले हमें देखेंगे कि क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण जो है उसकी परिभाषा क्या है, मतलब होती क्या है। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी निकाय का ताप और दाब के बीच में जो कर्व खींचा जाता है उसको कहते हैं फेज ट्रांजिशन कर्व, प्रावस्था संतुलन वक्र। और इस प्रावस्था संतुलन वक्र का अवकल समीकरण जो है वो कहलाता है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। प्रावस्था संतुलन वक्र का अवकल समीकरण क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है, यानी dp/dt जो है वो है क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। अब इस क्लाउसियस-क्लैपेरॉन समीकरण dp/dt को निकालने के लिए हम ये फेज ट्रांजिशन कर्व है, इस फेज ट्रांजिशन कर्व पर हम दो बिंदु लेते हैं। ये फेज ट्रांजिशन कर्व की ये लाइन है और इस फेज ट्रांजिशन कर्व में इस कर्व के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में फेज 1 है और जो राइट हैंड साइड में है वो फेज 2 है। और इस कर्व पर फेज 1 और फेज 2 दोनों की गिब्स मुक्त फलन प्रति अणु जो है वो एक समान रहता है, यानी G1 बराबर G2। इस लाइन पर G1 बराबर G2 रहता है। इस लाइन के जो बाईं तरफ देखें तो G1 लेस देन G2 होता है, यानी गिब्स फलन जो है वो पूरा का पूरा फर्स्ट प्रावस्था का आ जाता है G1 का, इसलिए ये फेज 1 है। और इधर फेज 2 है, इसमें गिब्स फलन जो सेकंड का है वो लेस देन है फर्स्ट के से, इसलिए जो माध्य ऊर्जा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, उसका मान दूसरी प्रावस्था के गिब्स मुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। इस तरह से इधर फेज 2 आता है और इस वक्र पर जो है दोनों ही फेज 1 और फेज 2 दोनों प्रावस्थाएं ही इसमें उपस्थित रहती है। तो अब हम इस पर दो निकट बिंदु लेते हैं, एक A है और एक ये B है, ठीक है। अब इस बिंदु A के लिए ताप दाब पर, इस यहाँ पर बिंदु A है, इस पे ताप P और ताप T और दाब P के लिए गिब्स फलन 8 G1 फर्स्ट फेज का और दूसरे फेज का G2 दोनों बराबर होंगे। तो ये हैं ताप और दाब का फलन बराबर G2 T और P। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये फर्स्ट A बिंदु पर है। अब B बिंदु पर यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ से यदि दाब में परिवर्तन देखें तो 8 पॉइंट B पर जो प्रेशर है वो हो जाता है P प्लस dP, यानी यहाँ से यहाँ में दाब में परिवर्तन dP आ जाता है और जो टेम्परेचर है वो T प्लस dt। और यहाँ पर जो दाब है P और T है। तो इस बिंदु P के लिए गिब्स फलन का मान फर्स्ट प्रावस्था के लिए G1 T की जगह आ जाएगा T प्लस dt, P की जगह आ जाएगा P प्लस dP बराबर होगा दूसरी प्रावस्था के गिब्स फलन प्रति अणु। यहाँ पर हो जाएगा ये T प्लस dt और P प्लस dP। इसको समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं। चूँकि A और B जो हैं वो पास पास स्थित है, अतः यहाँ से यहाँ पर जाने पर गिब्स मुक्त ऊर्जाओं में अंतर भी बहुत कम होगा। तो इसलिए इन A से B बिंदु की ओर जाने पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो हम dG1 बराबर G2 प्लस dG2, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। A से B की ओर जाने पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है वो इस तरह से लिखा जाता है
अब समीकरण नंबर जो 10 है, ये 3 है, उसमें से हम 1 को घटाने पर, यानी कि G1 और G2 का मान बराबर है समीकरण 1 से, तो यूँ कर देते हैं बाय 3 - 1। और ये भी G1 भी ताप और दाब का फलन है, DG1 भी ताप और दाब का फलन है। अतः समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर G1 से G1 कैंसिल, बच गया कितना, DG1 बराबर हो गया DG2। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब G1 का मान निकालना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रावस्था के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रति अणु, यानी स्मॉल G1 जो है उसका मान कितना होगा। चूँकि स्मॉल G1 जो है वो क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा प्रति अणु यानी N1 डिवाइडेड बाय N1, और जो G1 का मान है ये है परिभाषा से, इसके गिब्स मुक्त ऊर्जा की परिभाषा से G क्या है, G होता है, G बराबर हम लिखते हैं माध्य ऊर्जा माइनस TS प्लस PV, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान। तो प्रथम प्रावस्था के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान E1 बार माध्य ऊर्जा कह देते हैं माइनस ताप T और S1 यदि इस प्रथम प्रावस्था की एंट्रोपी है प्लस PV1 प्रथम प्रावस्था का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय N। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो G1 बराबर दोनों को E1 बार अपॉन N1 माइनस TS1 अपॉन N1 प्लस PV1 अपॉन N1, ये समीकरण ऐसे हो गई। और इसको G1 बराबर E1 बार अपॉन N1, इसको हम स्मॉल E1 बार से डिनोट कर देते हैं। टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। S1 अपॉन N1 को स्मॉल s1 से कर देते हैं, प्लस कैपिटल P दाब है इसका, V1 अपॉन N1 को हम स्मॉल V1 से कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर E1 बार बराबर हो जाएगा E1 अपॉन N1 और स्मॉल s1 बराबर हो जाएगा कैपिटल S1 अपॉन N1, और जो स्मॉल V1 है वो हो जाएगा कैपिटल V1 अपॉन N1, यानी कि ये माध्य ऊर्जा प्रति अणु, और ये है एंट्रोपी, ये एंट्रोपी प्रति अणु, और ये हैं आयतन प्रति अणु। इसी तरह से इसको हम जो समीकरण हैं वो समीकरण 3 4 समीकरण हो गई थी, 4 के बाद में इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। इसी तरह से दूसरी प्रावस्था के लिए G2 का मान निकालेंगे। दूसरी प्रावस्था के लिए G2 का मान निकालने के लिए वहीं G2 बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा दूसरी प्रावस्था के लिए कैपिटल G2 अपॉन इस दूसरी प्रावस्था में जो अणुओं की संख्या है वो N2 है, और यहाँ पर G2 का मान रखेंगे E2 बार माइनस TS2 प्लस PV2 अपॉन N2, और इसको हम अलग अलग करें तो E2 बार अपॉन N2 माइनस TS2 अपॉन N2 प्लस कैपिटल PV2 अपॉन N2। अब यहाँ पर जहाँ E2 बार अपॉन N2 जो है वो स्मॉल मीन एनर्जी, स्मॉल लेटर्स में मीन एनर्जी यानी मीन एनर्जी ऑफ सेकंड फेज पर मॉलिक्यूल, और ये जो कैपिटल S2 है, कैपिटल S2 अपॉन N2, इसको स्मॉल s2 यानी कि प्रति अणु एंट्रोपी दूसरी प्रावस्था के लिए,
इसी तरह से V2 अपॉन कैपिटल N2 को स्मॉल v2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंड फेज पर मॉलिक्यूल, प्रति एकांक अणु आयतन है। इस तरह से G2 बराबर हो जाएगा E2 बार माइनस TS2 प्लस PV2। इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। अब समीकरण नंबर जो 5 और जो 6 हैं, इस 5 और 6 का मान जो समीकरण Dg1 बराबर Dg2 था, यानी कि ये समीकरण नंबर 4 था, इसमें क्या करते हैं, पहले समीकरण नंबर 5 का अवकलन करेंगे, फिर समीकरण नंबर 6 का अवकलन करेंगे और जो समीकरण आएगा वो समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 5 का अवकलन करने पर, समीकरण 5 का अवकलन करने पर, समीकरण 5 का अवकलन करेंगे तो Dg1 DE1 बार माइनस TDS1 माइनस S1 DT प्लस, इसका पहले इसको कांस्टेंट रखा, S1 का कर दिया, फिर दोबारा S1 को कांस्टेंट रखा, T का कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो P का कांस्टेंट रख दिया और V1 का कर दिया, प्लस अब V1 को कांस्टेंट रख दिया और P के सापेक्ष अवकलन P का कर दिया अवकलन। इस तरह से ये समीकरण नंबर 7 बन गई। और समीकरण नंबर 6 का अवकलन करने पर, छः का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा Dg2 DE बार माइनस T को कांस्टेंट रखा DS2 माइनस S2 DT प्लस P dV2 प्लस V2 dP। इसको समीकरण नंबर 8 दे दिया। अब समीकरण 7 और 8 से जो मान है वो समीकरण नंबर 4 जो कि Dg1 और Dg2 बराबर हैं, समीकरण 4 में 7 व 8 से मान रखने पर हमारे पास में ये रख देते हैं DE1 बार माइनस TDS1 माइनस S1 DT प्लस P dV1 प्लस V1 dP बराबर DE2 बार, ये तो 1 है, E2 बार माइनस TDS2 माइनस S2 DT प्लस P dV2 प्लस V2 dP। अब इसको समीकरण नंबर 9 दे देते हैं। समीकरण नंबर 9, अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज में लेंगे। क्या क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? जैसे कि हम जानते हैं कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, उसमें उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उस निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी dq बराबर de प्लस पी dv, या इसको ये बार से डिनोट करें तो। और ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी निकाय की जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी उस निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा प्लस निकाय के ताप के अनुपात के बराबर, ds बराबर dq अपॉन t। तो यहाँ पर हम dq की जगह लिख सकते हैं TdS, और इस dq का मान इस ऊष्मागतिकी के समीकरण में रखेंगे तो TdS बराबर हो गया E बार प्लस P dV। यह है समीकरण
9 समीकरण हो गए थे, अब इसको दे देते हैं 10 समीकरण नाम। अब समीकरण 10 को हम प्रथम निकाय के लिए लिखेंगे। प्रथम निकाय के लिए लिखेंगे तो TDS1 बराबर DE1 बार प्लस PDV1। दूसरे निकाय के लिए लिखें TDS2 बराबर DE बार E2 बार प्लस PDV2। ये दोनों समीकरण लिख लिए। अब इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ये उधर लेके चले जाएं, तो हमारे पास में जो बन जाएगी समीकरण वो E1 बार माइनस TDS1 प्लस PD1 बराबर 0। इस समीकरण को 11 समीकरण नंबर दे देते हैं। और इसी तरह से DE2 बार माइनस TDS2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में बन जाएगा TDS2 प्लस PDV2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 12। अब समीकरण नंबर जो 9 है, समीकरण नंबर 9 हमने निकाला था DG1 बराबर DG2 का मान रख करके। तो समीकरण नंबर 9 में हम देखते हैं DE1 बार माइनस TDS1 प्लस PD1, ये तीनों वैल्यूज़, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये बन जाती है 0 के बराबर। इसी तरह से हमें DE2 बार माइनस TDS2 प्लस PVD2, ये भी 0 के बराबर हो जाता है। ये समीकरण नंबर 11 और ये समीकरण नंबर 12। अब समीकरण नंबर 11 और 12 का मान समीकरण नंबर 9 में रखने पर हमारे पास में जो इक्वेशन बनती है वो है माइनस S1 dt प्लस V1 dP बराबर माइनस S2 dt प्लस V2 dP। एंट्रोपी वाली टर्म को एक जगह कर लेते हैं तो ये S2 dt माइनस S1 dt और इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये V2 dP माइनस V1 dP। जो कॉमन आ रही है वो चीज़ निकाल लेते हैं। S2 माइनस S1 dt बराबर V2 माइनस V1 dP। और हमें अवकल समीकरण फेज प्रावस्था वक्र की अवकल समीकरण dP अपॉन dt क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, वही डिराइव करनी है। तो इसलिए dP अपॉन dt बराबर S2 माइनस S1 अपॉन V2 माइनस V1, यानी कि फर्स्ट प्रावस्था से सेकंड प्रावस्था में जाने पर एंट्रोपी में परिवर्तन और फर्स्ट प्रावस्था से सेकंड प्रावस्था में जाने पर आयतन में परिवर्तन को यदि हम डेल्टा S और डेल्टा V से डिनोट करें तो यह जो समीकरण है dP अपॉन dt बराबर डेल S अपॉन डेल V, ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इस क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से यह दाब और ताप में जो परिवर्तन है वो आयतन और एंट्रोपी में परिवर्तन के साथ जुड़ता है। इसलिए दाब और ताप में परिवर्तन करने पर क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से ये पता लगता है कि एक प्रावस्था से दूसरे प्रावस्था में जाने पर आयतन और जो एंट्रोपी में है वो कितना परिवर्तन होगा। अब एंट्रोपी में परिवर्तन को यदि एक फर्स्ट फेज से दूसरे फेज में जाने पर जो अवशोषित ऊष्मा है ये फेज फर्स्ट है और ये फेज सेकंड में यदि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर जो हीट एब्जॉर्ब की गई है वो DQ है। DQ हीट एब्जॉर्प्शन से फेज 1 से फेज 2 में जाते हैं तो इस अवशोषित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन, लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन। और इसको डिनोट करते हैं L12।
यानी एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जाने पर अवशोषित ऊष्मा L12 है लेटेंट हीट। तो यहाँ पर डेल्टा S बराबर हम लिख सकते हैं dQ/dt dQ/T। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड नियम के अनुसार जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो अवशोषित ऊष्मा प्रति एकांक ताप के बराबर हैं। तो यहाँ पर dQ की जगह हम लिख देंगे लेटेंट हीट L12/T। तो ये एंट्रोपी में परिवर्तन, इस एंट्रोपी में परिवर्तन को क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में रखते हैं। तो dP/dt बराबर L12T del V। तो यहाँ पर प्रावस्था रूपांतरण में ये गुप्त ऊष्मा L12 और ये ताप T और डेल V, ये समीकरण को नाम दे देते हैं 13। अब इस समीकरण से हम एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जाने पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है वो निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।